हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दे रहा है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात की जाए किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12, सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं बिल्कुल ही फ्री में। क्वालिटी होती है एक नंबर, जिसको देख करके आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम आप पहुंचे हैं अपने चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो क्लास 12 बायोलॉजी एग्जाम्पलर का चल रहा है, इसमें हम लास्ट यूनिट पे आ चुके हैं। काफी बहुत ही कम लेक्चर्स बच रहे हैं हमारे सिलेबस में, तो आखिर का समय चल रहा है, तो चीजों को और अच्छे से देखने की जरूरत है। तो आज के इस लेक्चर में वही हम करेंगे कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं हमारे एग्जाम्पलर में। आज हम उन सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 19-20 क्वेश्चंस हैं टोटल, करीब करीब उन सारे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि भाई कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्या कहता है पहला सवाल, एक नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कुछ ऐसा कि नेम एन ऑर्गेनिज्म फाउंड एज सेकेंडरी कार्निवोर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। बात की जा रही है दो तीन चीजों पे हम ध्यान रखेंगे। एक बात कर रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, मतलब हमको चलना है किधर, तो हमें चलना है पानी के तरफ, वाटर में हम चलेंगे। ठीक है, हम चलेंगे किधर, तो हम वाटर में चलने वाले हैं, राइट। दूसरी चीज हम ध्यान देंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है फाउंड एज सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर होना चाहिए वो, ठीक है। तो भाई इसका नेम एन ऑर्गेनिज्म, तो यहां पर कहता है कि सिलिनिफॉर्म्स और कैटफिश आर ए सेकेंडरी कार्निवोर ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कैटफिश, आप कह सकते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कैटफिश आंसर हो जाएगा। देखिए वेरी शॉर्ट है, वर्ड्स हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, कम शब्दों में हमें आंसर करना है। कम शब्दों में हमें आंसर करना है, सटीक आंसर करना है। ऐसा नहीं कम शब्दों में आंसर करना है तो हम कुछ चीजें मिस करते हैं, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सवाल था नेम एन ऑर्गेनिज्म फाउंड एज सेकेंडरी कार्निवोर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, हमने कैटफिश का नाम दे दिया, राइट। कोई तरीके का डाउट अगर आपके मन में हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि व्हाट डज द बेस टियर ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, और इकोलॉजिकल पिरामिड के हम बेस टियर की बात कर रहे हैं, सबसे निचले बेस टियर की, बेस की बात हम कर रहे हैं। तो बेस टियर किस चीज से, बेस टियर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बेस टियर कहने का मतलब है कि जहां से चीजें शुरू होंगी। तो कहता है द बेस टियर ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। अब प्रोड्यूसर हम किसको कह रहे हैं, तो यहां पे हमारा सोलर एनर्जी, ठीक है, ये हमारा सन है, इधर से सोलर एनर्जी आ रहा है। अब इस सोलर एनर्जी को लेगा कौन, तो इसको लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने से ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। क्या कर रहे हैं ये, तो ये कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहीं से फोटोसिंथेसिस बना, फूड बना, एनर्जी वगैरह यहां से मिली। तो लाइट एनर्जी को इसने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो केमिकल एनर्जी में अब चीजें हमारे पास आ गई, जो लाइट एनर्जी था चेंज हो चुका है केमिकल एनर्जी में। और फिर प्लांट से क्या है कि दूसरे में, तो दूसरे किसी कंज्यूमर में ये जाने वाला। तो ये प्लांट ने ही वो प्रोड्यूस किया है, दैट इज व्हाई हमने इसको प्रोड्यूसर कहा है। वो तो प्रोड्यूसर जो है ये बेस पॉइंट है, इसको बेस टीयर हम कहते हैं। तो वही कह रहा है कि द बेस टीयर ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो हमारा जो बेस टीयर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं हमारे इसमें, इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहता है, कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, under what condition would a particular stage in the process of succession revert back to the earlier stage। कह रहा है कि जो प्रोसेस है सक्सेशन का वो रिवर्ट बैक हो सकता है अर्लियर स्टेज में। किस तरीके के कंडीशन में हो सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन व्हेन अ पर्टिकुलर स्टेज इन ए प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रिवर्ट बैक टू द अर्लियर स्टेज।
ऐसा काम तब हो सकता है जब किसी तरीके का नेचुरल कैलामिटी वगैरह आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड है, वोल्केनिक इरप्शंस है, ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज लाइक फायर, डिफॉरेस्टेशन, इन सब के कारण ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो वही कहता है कि व्हेन देयर अकर्स ए नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, volcanic eruptions, human induced activities like fire, deforestation, etc. Particular stage in the process of succession revert back to the earlier stage. बहुत ही बेसिक से सवाल है, इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ समथिंग मोर, है ना। तो कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन वुड ए पर्टिकुलर स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रिवर्ट बैक टू द अर्लियर स्टेज। तो यही हो गया हमारा कुछ नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शंस, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फायर, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलें आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो ये रहा हमारा चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कुछ ऐसा कि अरेंज द फॉलोइंग एज ऑब्जर्व्ड इन वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कैसा करना है, अरेंज करना है ऑब्जर्व्ड इन वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। किसको किसको अरेंज करना है, तो ग्रास को, शर्बी प्लांट्स को, टिक को एंड एमरैंथस को। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हियर इज द फॉरेस्ट वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑर्डर। सबसे नीचे आएगा ग्रास, सबसे कम हाइट का है। ग्रास की बात करें तो ग्रास का जो हाइट है, स्मॉलेस्ट इन हाइट है ये, स्मॉलेस्ट इन हाइट है ये। और वहीं ग्रास आ गया, ग्रास के बाद आ जाएगा हमारा एमरैंथस, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा शर्बी प्लांट्स एंड लास्ट में आ जाएगा टिक। और टिक की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है ये हाईएस्ट इन हाइट है, मतलब सबसे ज़्यादा है, इसकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वही हमने इसको कर दिया। सबसे पहले हमने रखा है ग्रास को, एमरैंथस को, शर्बी ट्रीज को, और ये है शर्बी ट्रीज को, फिर हमने रखा है टिक को। ये इसका एक करेक्ट ऑर्डर हो गया। इस ऑर्डर को आप याद कर लें, इस ऑर्डर को आप नोट कर लें। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी आसान, काफी बेसिक। किस तरीके का डाउट मन में है आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। देखेंगे कि हमारा 5वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। 5वें सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, कहता है कि नेम एन ओमनीवोर which occurs in both grazing food chain and decomposer food chain। तो एक ऐसे ओमनीवोर का नाम लेना है जो कि which occurs in both grazing food chain, जो ग्रेजिंग फूड चेन में भी आता है, एंड डिकम्पोजर के फूड चेन में भी वो ओमनीवोर वो आ रहा होता है। तो क्रो जो है ना वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्रो दोनों ही फूड चेन में आता है। तो क्रो इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन ओमनीवोर विच इज प्रेजेंट इन द ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिकम्पोजर फूड चेन, राइट। क्रो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कॉकरोच भी हो सकता है, क्रो एक पूछा था हमने, क्रो का नाम ले लिया, राइट। एक पूछा था तो हमने क्रो का नाम ले लिया। किस तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। ये रहा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि जस्टिफाई द पिचर प्लांट एज प्रोड्यूसर। ओ, बात जब हम करें पिचर प्लांट की तो पिचर प्लांट में हमें देखता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। चलिए ठीक है, इंसेक्ट खा रहा है, लेकिन इसको प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हम इसको प्रोड्यूसर कह सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम पिचर प्लांट को देखें तो इसका जो बहुत सारा पार्ट है ना वो क्या है ना कि वो ग्रीन पार्ट है, राइट। ग्रीन पार्ट है इसका, एंड ग्रीन पार्ट क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण क्लोरोफिल है। तो अब क्लोरोफिल है, ये सारी चीज़ें, ये ग्रीन प्लांट है, हमें ये फोटोसिंथेसिस करता हुआ भी दिखेगा। इससे ये क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। अब ये जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस से ये क्या करेगा? लाइट एनर्जी को ये चेंज करेगा किस में? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी की तरफ चेंज होगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये तो प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पिचर प्लांट जो है वो एज अ प्रोड्यूसर वो बिहेव करता है। वही कह रहा है कि पिचर्स प्लांट हैव द ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल एंड देयरफॉर दे आर फोटोसिंथेटिक
and can prepare food on their own. This makes them producer. तो इस कारण से क्या हो गया कि इनको हमने प्रोड्यूसर का नाम दे दिया, राइट, है ना। तो इस कारण से हमने क्या किया है, इनको प्रोड्यूसर का नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये इनके पास ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल मौजूद है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, तो इनको प्रोड्यूसर बोल दिया है। किस तरीके का डाउट यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान आसान से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि नेम एनी 2 ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो बात कर रहा है कि किसी 2 ऑर्गेनिज्म का नाम लेना है जो क्या करते हैं, विच कैन ऑक्यूपाई 2 ट्रॉपिक लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं इकोसिस्टम में। तो ह्यूमन हो गया, स्पैरो हो गया, ये जो है ये 2 एग्जांपल्स इसके हो गए, ठीक है। वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे आंसर क्या है, तो ह्यूमंस एंड स्पैरो जो है ये इसके आंसर हो गया। सीधा नेम एनी 2 ऑर्गेनिज्म, सीधा नाम पूछा था तो हमने कहा कि ह्यूमन एंड स्पैरो आर दोज विच कैन ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, ह्यूमन एंड स्पैरो, ह्यूमन एंड स्पैरो, ह्यूमन एंड स्पैरो, याद कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक है। आगे चलते हैं हम फिर अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहां तक किसी को कोई डाउट बेझिझक आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन इन इंडिया, तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, मतलब वो जो 7 स्टेट्स आपको उधर देखने को मिलता है, नागालैंड, असम, मिजोरम, ये सब साइड की बात की जा रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट आर क्लियर्ड बाय बर्निंग एंड लेफ्ट फॉर रीग्रोथ आफ्टर ए ईयर ऑफ कल्टीवेशन। तो उसको क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है और फिर कल्टीवेशन के साल के बाद क्या करते हैं, उसको रीग्रोथ के लिए छोड़ देते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रीग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट इन इकोलॉजिकल टर्म। तो उसको इकोलॉजिकल टर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इकोलॉजिकल टर्म इसके लिए क्या करेंगे, तो ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल टर्म। सीधा सीधा देखिए, क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा क्वेश्चन ये था नहीं, वर्ड्स बढ़ा दिया, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत लंबा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले तो कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, अगर ये चीज यहाँ नहीं भी लिखा होता फिर भी कोई बात नहीं था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ झूम कल्टीवेशन, अगर क्वेश्चन यहाँ से भी शुरू होता कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ झूम कल्टीवेशन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड बाय बर्निंग एंड लेफ्ट फॉर रीग्रोथ आफ्टर द ईयर ऑफ कल्टीवेशन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रीग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट इन इकोलॉजिकल टर्म। सीधा सीधा इकोलॉजिकल टर्म पूछ रहा है, तो इस चीज के लिए जो इकोलॉजिकल टर्म यूज होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। क्या कहेंगे हम उसको, सेकेंडरी सक्सेशन। क्या कहेंगे हम उसको, सेकेंडरी सक्सेशन का नाम हम देंगे। वही कह रहा है कि द रीग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। कितना आसान आसान सा ये टर्म्स है, इकोलॉजिकल टर्म पूछा है तो हमने ये इसको कह दिया, राइट। ये रहा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, दैट इज व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9। 9वां सवाल क्या है, ये देखिए, कह रहा है 9th क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्लाइमैक्स स्टेज इज अचीव्ड क्विकली इन सेकेंडरी सक्सेशन। कह रहा है कि क्लाइमैक्स स्टेज इज अचीव्ड क्विकली इन सेकेंडरी सक्सेशन एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो सेकेंडरी सक्सेशन में जो है वो क्लाइमैक्स स्टेज जो है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। और सवाल है कि क्यों। तो देखिए, कह रहा है कि इन प्राइमरी सक्सेशन द प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द बेयर रॉक, whereas during the secondary succession the soil is already left behind containing nutrients and minerals। तो सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो यहां पर जो शुरुआत है ना वो बेयर रॉक से होती है, लेकिन जब सेकेंडरी सक्सेशन पे चलते हैं तो वहां पर पहले से ही, चूंकि पहले से ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो वहां पर पहले से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, पहले से मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे, एक है जिसको ऐसे समझो कि एक चीज है, एक दो लोग हैं जिसको सब्जी बनानी है, एक है वो लोग है, एक वो है जिसको जाना है मार्केट, पहले सब्जी खरीद के लानी है, सब्जी खरीद के ला करके धो करके उसको काटेगा वो, देन उसको कुक करेगा। एंड दूसरा है जिसको है ना कि पहले से सब्जी काट के दे दिया गया है, उसको सिर्फ कुक करना है। तो एक जो मार्केट जा करके वहां से सब्जी खरीद के लेकर के आके धो के उसको काट करके तब सब्जी बनाएगा, उसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, या फिर जिसको सब्जी काट के मिल गया वो स्टार्ट करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा। सेम इन द केस है कि यहाँ पर
सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो ज़्यादा क्विकली मिल जाता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे सॉइल इज ऑलरेडी लेफ्ट बिहाइंड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, दैट इज वाई हमें सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो थोड़ा जल्दी होता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा आपके सामने, आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको भी चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का हम कहना है कुछ ऐसा कि अमॉन्ग ब्रायोफाइट्स, लाइकेंस एंड फर्न। देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ब्रायोफाइट है, लाइकेन है एंड फर्न है। विच वन इज पायनियर स्पीशीज इन जेरिक सक्सेशन। तो जेरिक सक्सेशन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है जेरिक सक्सेशन में पायनियर स्पीशीज हम किसको कहेंगे। तो लाइकेंस आर दी पायनियर स्पीशीज विच आर दी फर्स्ट टू इन्वेड दी बेयर लैंड। तो हम क्या कहेंगे, पायनियर स्पीशीज किसको कहेंगे, ब्रायोफाइटा, लाइकेंस और फर्न में। तो हम इस लाइकेन को कहने वाले हैं, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक काइंड ऑफ एमसीक्यू था ये आपके लिए, आपको दे दिया ऑप्शन में ए ऑप्शन ब्रायोफाइटा, बी लाइकेन, सी फर्न एंड डी में कर दिया नन ऑफ दीज। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी जो है लाइकेन हमारा सही आंसर हो जाएगा। काइंड ऑफ उस तरीके से भी इसको एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, आप इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि सन जो है, जहां से सनलाइट आता है, मतलब सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो सोलर एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और साथ साथ प्राइमरी सोर्स के साथ साथ यहां लिखना होगा अल्टीमेट, प्राइमरी अल्टीमेट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, कितना कितना आसान क्वेश्चंस पूछा जा रहा है हमसे, राइट। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इज द कॉमन एडिबल मशरूम एन ऑटोट्रॉप और ए हेटेरोट्रॉप। तो जो कॉमन एडिबल मशरूम है हमारा, जो मशरूम हम खाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है। मतलब कि वो अपना खाना खुद बना रहा है या हम उसको भोजन कहीं बाहर से दे रहे हैं, तब जाकर के उसका पेट भरता है, मतलब तब जाकर के वो न्यूट्रिशन कर पाता है। अपना भोजन खुद से बनाता है या अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो एडिबल मशरूम जो है, जो मशरूम हम खाते हैं। तो कॉमन एडिबल मशरूम जो है ये हेटेरोट्रॉप है, ये खाना बना नहीं पाता अपना खुद से, हमें देना पड़ता है इसको न्यूट्रिएंट्स, राइट। वही कह रहा है कि कॉमन एडिबल मशरूम इज हेटेरोट्रॉप, द एडिबल मशरूम बिलोंग्स टू द किंगडम फंजाई। एडिबल मशरूम जो है वो किंगडम फंजाई का ही मेंबर है, विच डज नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। तो ये अपना खाना ये खुद नहीं बना पाता है, राइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एडिबल मशरूम हेटेरोट्रॉप है या ऑटोट्रॉप है। तो हेटेरोट्रॉप हो गया भैया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करते चलना, सारे क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को। फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहना है, कहता है व्हाई आर ओशंस लीस्ट प्रोडक्टिव। देखिए ओशन को लीस्ट प्रोडक्टिव कहा गया है, क्यों ओशंस को लीस्ट प्रोडक्टिव कहा गया है। दो तीन चीजें, ओशन बहुत ही ज्यादा उसमें सॉल्ट है, तो उसमें सेलाइन वाटर हमको देखने को मिलेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें सैलिनिटी जो है वो ज्यादा है, एक चीज। दूसरी चीज की ओशन में हमने देखा है कि 500 मीटर के बाद सनलाइट जो है वो 500 मीटर के बाद जो है वो सनलाइट नहीं पहुंच पाता, और ये सनलाइट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नहीं जाएगा तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो कहता है कि ओशंस आर लीस्ट प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सोलर लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड हैव हाई सेलाइन वाटर। सैलिनिटी भी ज्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, लाइट नहीं पहुंच पाता, तो हम कह सकते हैं कि इन सभी के कारण वो क्या है, वो लीस्ट प्रोडक्टिव है। क्या क्या रीजन हमने दिया, सोलर एनर्जी का पूरी तरीके से नहीं पहुंचना,
500 मीटर तक जाता है, उसके नीचे नहीं जाता। न्यूट्रिएंट्स का थोड़ा कमी होना, सेलाइन वाटर होना, ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर कर जाती हैं। वही कहता है कि ओशंस जो हैं वो थोड़े लीस्ट प्रोडक्टिव माने गए हैं, राइट। आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, नोट करते चलना है सबको। किस तरीके का डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी एट द हर्बीवोर लेवल कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर बात की जा रही है किसकी, तो रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी एट द हर्बीवोर लेवल। हर्बीवोर लेवल की बात की जा रही है। हर्बीवोर कहने का मतलब है, हर्बीवोर को आप क्या कहते हो, हर्बीवोर को आप प्रोड्यूसर कह सकते हैं क्या। तो हर्बीवोर को सर हम प्रोड्यूसर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कि प्रोड्यूसर वो हैं जो अपना खाना खुद बना रहे थे। मतलब कहने का कि सोलर एनर्जी को यूज करके, तो प्रोड्यूसर तो वो नहीं। हाँ, लेकिन ये जो प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को खाता है कौन, तो इस प्रोड्यूसर को ये हर्बीवोर जरूर खा रहा है, ठीक है। इस प्रोड्यूसर को हर्बीवोर जरूर खा रहा है। तो हर्बीवोर तो कह सकते हैं कि हर्बीवोर जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी एट द हर्बीवोर लेवल इज कॉल्ड द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो कह रहा है कि एज द कंज्यूमर एसिमिलेट प्राइमरी प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो वही है कि ये हर्बीवोर जो है ये प्रोड्यूसर को खा रहे हैं। तो वही है कि इस प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, तो फिर हमने ये कहा है कि इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर हमने रखा है। एज द कंज्यूमर एसिमिलेट प्राइमरी प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन of a new organic mass, therefore the rate of production of organic matter by heterotrophs is called the secondary productivity। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है, भारी सी चीज नहीं है। ये रहा हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाई आर न्यूट्रिएंट साइकिल इन नेचर कॉल्ड एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो जो न्यूट्रिएंट्स के साइकिल है हम उनको बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों कहते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल रेफर्स टू द बायोलॉजिकल साइकिल इन द जियो एग्जाम्पल रॉक, एयर एक्सेट्रा। इट इन्वॉल्व्स द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दो तीन चीजें हैं, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में चल रहा है ये कहानी। कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ें जैसे रॉक, एयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, तो फॉर दिस हमने केमिकल वर्ड यूज़ किया। इन सब चीज़ों के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, तो इसके लिए हमने जियो यूज़ किया। एंड फिर ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ये चल रहा है, तो हमने उसको एक लिविंग से दूसरे लिविंग, दूसरे से तीसरे में, तो हमने इसको उसके लिए बायो वर्ड यूज़ किया। तो ऑल टुगेदर हमने इसको क्या कह दिया, बायो जियो केमिकल साइकिल। हमने इसको क्या नाम दे दिया, तो हमने इसको बायो जियो केमिकल साइकिल, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है, राइट। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कुछ ऐसा कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ ज़ेरेक सक्सेशन। दो एग्जांपल हमें देने हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास लिथोसर एंड दूसरा एग्जांपल है पैसमेसर। इट टेक्स प्लेस इन रॉक्स, ये रॉक्स में होता है, एंड इट टेक्स प्लेस इन सैंडी हैबिटेट, तो ये सैंडी हैबिटेट में होता है। दो एग्जांपल पूछा गया था, ये दो एग्जांपल हमारे सामने, ये दो एग्जांपल्स हमारे सामने ये रहे, ठीक है। इकोलॉजी वाला ये जो पार्ट है लास्ट यूनिट, ये काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आसान आसान, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कहता है कि डिफाइन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ। कोई भी इकोसिस्टम जो अपने आप को मेंटेन करके रखता है उसको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का नाम देते हैं। तो हमने क्या कहा कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ। एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ, इसको हमने क्या कह दिया, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का हमने इसको नाम दिया है, राइट। हमने इसको नाम दिया है, आसान है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं कि 18वां सवाल हमसे क्या पूछा गया है।
ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18, कुछ इमेज दे रखा है एक, राइट। कह रहा है कि गिवन बिलो इज अ फिगर ऑफ एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम का इमेज है, आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज शोन इन द फिगर, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि कौन सा इकोसिस्टम आपको इसमें नजर आ रहा है। तो दिस फिगर इज शोइंग द ट्रॉपिकल डिसीडियस इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम दिख रहा है? तो ट्रॉपिकल डिसीडियस इकोसिस्टम हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड फिर अगर हम बात करें नेम दूसरे क्वेश्चन की, तो नेम एनी प्लांट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच इकोसिस्टम। तो नेम एनी प्लांट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच इकोसिस्टम। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास आंवला, पलस ट्री एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम आगे चलते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है कुछ ऐसा कि व्हाट इज कॉमन टू अर्थवॉर्म, मशरूम, सॉइल मिट्स एंड डंग बेटल इन एन इकोसिस्टम। इन सभी में कॉमन क्या है? 1, 2, 3, 4 में कॉमन क्या है? कहता है कि ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर डेट्रीवोर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सो प्लांट्स और एनिमल के डेड डिकिंग पार्ट पर ये काम करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह ये बिहेव करते हैं। ये सब इनमें कॉमन कैरेक्टर एक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके कुछ चीजें हैं। एक बार हम इसको, बहुत ही आसान सा था, बहुत ही जल्दी हमने इसको देखा है, बहुत ही कम टाइम में। एक बार इसको जल्दी से वापस से एक बार देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा इसका, जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास था कि नेम एन ऑर्गेनिज्म फाउंड एज द सेकेंडरी कार्निवोर इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इसका सीधा सीधा हमने कैटफिश का नाम दिया था। कैटफिश का नाम देकर के हमने अपने इस आंसर को कंप्लीट किया था, राइट। हमने क्या नाम दिया? कैटफिश, और ये हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे तो कहता है व्हाट डज द बेस टीयर ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट। तो किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड का बेस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि यही वो हैं जो सोलर एनर्जी से फिर क्या कहते हैं, फूड बना रहे हैं। तो ये प्रोड्यूसर के बारे में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये हमारे पास था कि अंडर व्हाट कंडीशन वुड ए पर्टिकुलर स्टेज इन द प्रोसेस सक्सेशन रिवर्ट बैक टू द अर्लियर स्टेज। तो कुछ नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शंस, इंसानों की एक्टिविटी जैसे जंगल में आग लग जाना, जंगल को काटना, ये सारी चीजें के कारण ये सब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि ग्रास है, शर्वी प्लांट्स है, टीक है, अमरंथस है। इन सबको क्या कि वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको सजाना था। तो सबसे नीचे आ गया ग्रास, सबसे कम हाइट है। उसके बाद आ गया हमारे ग्रास के बाद आ गया अमरंथस, इससे थोड़ा सा ऊपर। उसके ऊपर उससे बड़ा शर्वी प्लांट्स एंड उससे बड़ा टीक। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कहता है कि किसी एक ओमनिवोर का नाम लेना है जो ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिकम्पोजर फूड चेन दोनों में कॉमन हो जाए। तो ये क्रो आ गया एक एग्जांपल हमारे पास। फिर आया क्वेश्चन नंबर 6 की जस्टिफाई द पिचर प्लांट एज अ प्रोड्यूसर। तो पिचर प्लांट को हम प्रोड्यूसर कैसे कह सकते हैं? तो चूंकि पिचर प्लांट भी ग्रीन कलर का है, उसको तो क्लोरोफिल उस पर मौजूद है, और उसके कारण क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब वो फूड बना ले रहा है। तो फूड बना ले रहा है, तो हमने उसको प्रोड्यूसर का नाम दिया है, वो प्रोड्यूसर है। 7वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि नेम एनी 2 ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑक्युपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो किसी 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बोल रहा था जो 2 इकोसिस्टम से ज्यादा है। तो 2 हमारे पास, एक ह्यूमन हो गया और एक स्पैरो हो गया। ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हो गए, ये इसके 2 आंसर हो गए, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारे सामने। चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां सवाल हमारे सामने था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो झूम कल्टीवेशन होता है, इसमें जंगल को जलाया जाता है, छोड़ा जाता है उस कल्टीवेशन के बाद कि फिर से ग्रो कर सके। तो रीग्रोथ जो हो रहा है, फॉरेस्ट जो दोबारा जो जन्म ले रहा है, इसको हम लोग इकोलॉजिकल टर्म में क्या बोलेंगे? तो इकोलॉजिकल टर्म में हम इसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन ऑलरेडी हो चुका था, दोबारा हो रहा है, तो हम लोग इसको इकोलॉजिकल टर्म में, मतलब जो फॉरेस्ट का जो रीग्रोथ हो रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानेंगे, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 में था कि क्लाइमेक्स स्टेज इज अचीव्ड क्विकली इन सेकेंडरी सक्सेशन एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। क्यों? तो चूंकि सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है ना कि चीजें ऑलरेडी हो रखी हैं, तो दोबारा से उसको करने में उनके लिए आसान हो जाता है। जो एग्जांपल है कि हमने समझा कि 2 बंदे हैं, एक को क्या है ना कि
अभी मार्केट जाना है, वहां से सब्जी खरीद करके लाना है, सब्जी खरीद के लाएगा, वो सब्जी को धोएगा, काटेगा, फिर बनाएगा। और दूसरे को क्या है कि आप सब्जी काट के दे दो और उसको क्या है कि सिर्फ कुक करना है। तो ऑलरेडी जिसको आपने सिर्फ कुक करने के लिए बोला है, ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कि वो जल्दी बना लेगा। दो लोगों को सब्जी बनाने के लिए एक ही समय में बोला गया, एक को सब्जी कटी हुई मिल गई, उसने बना दिया, तुरंत हो गया। एक को मार्केट जाना पड़ा, खरीद के लाना पड़ा, फिर तो लंबा प्रोसेस हो गया। तो वही है, जो जिसको कटा कटाया मिला उसको क्या है कि सेकेंडरी सक्सेशन वही है। तो क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है कि ऑलरेडी सॉइल जो पहले था उसमें न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह सब उधर मौजूद हैं, तो ग्रोथ के चांसेस जल्दी हो सकते हैं, ग्रोथ जल्दी हो सकता है, वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा था कि ब्रायोफाइटा, लाइकेन और फर्न में से जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से जो है पायनियर स्पीशीज कौन है एज़रिक सक्सेशन का? तो लाइकेन का हमने नाम लिया था, राइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इकोसिस्टम में? तो भाई सोलर एनर्जी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज द कॉमन एडिबल मशरूम इज ऑटोट्रॉप या हेटेरोट्रॉप? तो जो मशरूम हम खाते हैं वो ऑटोट्रॉप या हेटेरोट्रॉप है? तो वो भैया हेटेरोट्रॉप है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंडेंट है, किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन था कि लीस्ट प्रोडक्टिव है ओशंस हमारे, क्यों है? क्योंकि ओशंस को लीस्ट प्रोडक्टिव इसलिए हम कहते हैं क्योंकि लिमिटेड सोर्स ऑफ लाइट हमें देखने को मिलता है, लिमिटेड सोर्स ऑफ लाइट उसमें जाता है, करीब 500 मीटर तक सोलर एनर्जी वहाँ तक पहुँचती है, मतलब सनलाइट पहुँचता है, उसके बाद डार्क ही डार्क है, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है कि न्यूट्रिएंट्स भी कम है, तो इस वजह से वो लेस प्रोडक्टिव हमने उसको माना है, कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ द एनर्जी एट हर्बीवोर लेवल इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऐसा है इसकी कि हर्बीवोर जो है, हर्बीवोर क्या है वो सेकेंडरी, हर्बीवोर जो है वो प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है। घास फूस खाने वाले को हर्बीवोर हमने कहा, तो मतलब प्रोड्यूसर को वो खा रहे हैं, तो हमने उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर रखा है। वाई आर दी न्यूट्रिएंट साइकिल इन नेचर कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल? क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, तो हमने बायो उठाया है, मूवमेंट होना है रॉक्स का, एयर का, एक्सेट्रा का, जियो लिया हुआ उधर से, और न्यूट्रिएंट्स का ही मूवमेंट है, तो हमने उसके लिए केमिकल यूज़ किया, तो बायो जियो केमिकल हमने ऑल टुगेदर इसको कह दिया, ठीक है। दो एग्जाम्पल तजरिक सक्सेशन का, तो एक है लिथोजेर और दूसरा है पैस्मोसेयर, ठीक है। 7वां है डिफाइन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, तो किसी भी इकोसिस्टम का खुद को मेंटेन करना इज सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। 18वां था कि इस डायग्राम को देख करके हमें बात करना है कि ये व्हाट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इसमें दिखाया गया, तो ट्रॉपिकल डिसीडियस इकोसिस्टम दिख रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इकोसिस्टम, तो आंवला, पैलेस्ट्री, ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, राइट। अगला सवाल जाएगी क्वेश्चन नंबर 19 का है, तो व्हाट इज द कॉमन टू अर्थवर्म, मशरूम, सॉइल मिलेट्स एंड डंक बेटल? तो ये सारे के सारे जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं, डेड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स पे ये बैठते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे इस चैप्टर से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटा सा वीडियो दोबारा देख करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में कुछ हमसे मिस नहीं होना चाहिए, ये बात का पूरा ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूँगा, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री में। सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, किसी तरीके का हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता। वीडियोस आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को प्ले स्टोर से, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com। यहाँ जाकर के आपको अपने क्लास को चुनना है, आपको अपने सब्जेक्ट को चुनना है, सब्जेक्ट को चुन करके आप अपने चैप्टर में जाइए, लेक्चर्स को देखिए, वीडियोस को एंजॉय करिए, एग्जामिनेशन में रॉक करिए। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।